गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेज के बारे में, इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। वो सभी वस्तुएं या वो सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं रिसोर्स कहलाती हैं। ह्यूमन बींग्स interact with the nature through technology and create institutions to accelerate their economical development। देखिए, मनुष्य जो है, इस ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के आधार पर समझिए इसको। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर, नेचर के साथ में और ह्यूमन बींग्स क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, क्या करता है, इससे संबंध स्थापित करता है। जैसे कैसे, नेचर से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का उपयोग करके इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो क्या करता है, उन सब चीज़ों का उपयोग करता है और फिर क्या करता है, उन चीज़ों से इंस्टीट्यूशन बनाता है। देखिए, human being interact with the nature through technology and create institution to accelerate their economical development, और अपना आर्थिक विकास करता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है, मनुष्य के बिना कोई भी जो वस्तु है वो और क्या नहीं कहला सकती है, रिसोर्स। क्यों? मनुष्य के काम आती हैं जो चीज़ें, वही तो क्या करते हैं, क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती है। मनुष्य ही नहीं होगा तो मनुष्य काम ही नहीं आनी आ रही चीज़ें, तो फिर रिसोर्स थोड़ी ना कहलाएंगी। उनकी वैल्यू ही नहीं होगी और जिसकी वैल्यू नहीं होगी वो रिसोर्स कैसे कहलाएगा। कितना समझ में आ गया? आगे देखो, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं? तो रिसोर्स के 3 प्रकार होते हैं। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन और तीसरा है ह्यूमन मेड। देखिए, नेचुरल जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हुए और हम उनको उपयोग कर रहे हैं सीधे, ठीक है, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनमें कोई बदलाव नहीं किया है, तो इसलिए वो जो रिसोर्सेज जो डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त होते हैं नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है ह्यूमन। मनुष्य क्या खुद एक संसाधन है। कैसे? देखिए, कोई 10 व्यक्ति हैं, 10 ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब इनमें से 5% ऐसे हैं जो ना तो एजुकेटेड हैं, ना ही स्किल्ड हैं, ठीक है, और ना ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। अब 5% ऐसे हैं जो एजुकेटेड भी है, स्किल भी है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये जो 5 व्यक्ति जो ऐसे हैं जिनके पास ना स्किल है, ना एजुकेशन है, ना ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों के पास में कोई स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो व्यक्ति रिसोर्स नहीं कहला सकते, क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूट नहीं है, तो किसी काम नहीं आ रही है, कोई उपयोग नहीं है उनका, तो इसलिए वो क्या है, रिसोर्स नहीं है। लेकिन 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिन एजुकेटेड है, स्किल्ड है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, रिसोर्स है, संसाधन। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग तो अगर किसी के पास में एजुकेशन है, स्किल है, तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो
जिस व्यक्ति के पास में कोई स्किल नहीं है, कोई स्किल डेवलप नहीं की, जैसे पहले होता था व्यक्ति जो होते थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके पास में स्किल होती थी, कला होती थी उनके पास में। लेकिन आजकल ना तो एजुकेशन है और ना ही कोई स्किल है किसी के पास में, तो ऐसे व्यक्ति रिसोर्स नहीं मान सकते ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। आगे देख, ये तो हो गया ह्यूमन। अब ह्यूमन मेड में क्या आएगा भाई? सबसे पहले तो देखिए रोड है, रोड आएगी, किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है। किस चीज से बनाई है? तो सबसे पहले तो नेचर ने उस चीजों पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। उन चीजों को इस्तेमाल करके, और फिर साथ में किसका इस्तेमाल किया? उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक है। और किस व्यक्ति ने किया? जो एजुकेटेड था, स्किल था, उस व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल करके उसने क्या बनाया? रोड बनाया, उसने एयरपोर्ट बनाए, बस बनाई, है ना, ट्रेन, ब्रिज। तो ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है। स्कूल, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स, मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन। लेकिन इनमें भी जो भी संसाधन मनुष्य ने बनाए हैं वो प्रकृति ने उसे दिए थे, लेकिन वो किसी काम नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल किया उसने किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से, और उन्हें क्या बना दिया? रिसोर्स बना दिया। समझ में आई बात? आगे देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो अलग अलग बेस पे है। देखो पहला क्या है? बेस ऑन ओरिजिन, ये लो भाई, बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हैं दो प्रकार के, बायोटिक और एबायोटिक। इसमें बायोटिक में आती है लिविंग थिंग्स, और इसमें आएंगे नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए लिविंग थिंग्स में सबसे पहले तो ह्यूमन ही आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गया, है ना। और इसमें क्या आएगा? वाटर, एयर, ये सब आएंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। अगला देखो, बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल, और चौथा इंटरनेशनल। इंडिविजुअल owned by person, any person. Community owned by community, समुदाय के द्वारा, इस पूरा समुदाय इसका उपयोग करता है, ठीक है। नेशनल, ये हो गए नेशनल लेवल पे हो जाएंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय, ये एक देश के जितने संसाधन हैं उन सब के बारे में, ये दो या दो से ज़्यादा देशों को सम्मिलित रूप से जोड़ करके उनके जो संसाधन हैं उनके बारे में ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तीसरा है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट,
बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये लो भाई, पहला हो जाएगा पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप, तीसरा है रिजल्ट, तीसरा क्या है, रिजर्व। आगे देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो मिल तो चुके हैं लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा है डेवलप, जिसे हम क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में हम उनको उपयोग में ले रहे हैं, यूज्ड इन प्रेजेंट। तीसरा है कैन बी यूज्ड विद टेक्नोलॉजी बट रिजर्व फॉर फ्यूचर। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बट हमने इनको क्या कर रखा है, फ्यूचर के लिए इनको बचा के रखा है। ठीक है, और एक है स्टॉक, स्टॉक भी, स्टॉक, ठीक है, कैन बी यूज्ड बट नो टेक्नोलॉजी। जैसे हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास में यूज करने की जो है टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं किया, हमने डेवलप नहीं किया। ठीक है, एक और बच गया, वो है बेस्ड ऑन यूटिलिटी उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आ जाएगा सोलर, वाइंड एनर्जी, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये सब, इसके आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये हो गया, समझ में आ गया सबको। आगे देखो, इतना तो मैंने कल पढ़ाया था, तो ये रिवीजन हो गया इसका। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज संसाधनों का विकास, संसाधन विकास, संसाधन विकास ये मैंने बताया था आपको कल। इसमें सबसे पहले कि संसाधन जो है मनुष्य के जीवन को क्या करते हैं, सुधारते हैं, उसके जीवन में सुधार लाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ साथ में क्या है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें,
मनुष्य जो है ज़्यादा सुख सुविधाओं के लालच में संसाधनों का क्या करता है, ओवर यूज करता है, ओवर यूज, जिससे क्या होता है संसाधनों का डिप्लेशन। डिप्लेशन यानी क्षरण, इनमें कमी आती है संसाधनों में, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या ठीक है जो फिर से दोबारा से यूज नहीं हो सकते, उनके उपयोग में क्या आएगी, ओवर यूज करेंगे उसका, मिस यूज करेंगे, दुरुपयोग करेंगे उसका, तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। दूसरा क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि असमान वितरण संसाधनों का, किसी देश में संसाधन ज़्यादा है, किसी में कम है। हमारे इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, किसी राज्य के पास में ज़्यादा संसाधन है, किसी के पास में कम संसाधन है। तो इससे क्या होता, एक व्यक्ति के हाथ में संसाधन चला जाएंगे, एक ही व्यक्ति उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा, यूज करेगा, और एक व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा, उसके पास में सुविधाएं जा ही नहीं, पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो ये क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है इससे, ठीक है। तीसरा है ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ग्लोबल प्रॉब्लम्स में क्या आएंगे, ये भी बताया था कल। ग्लोबल प्रॉब्लम्स में आएंगे ग्लोबल वार्मिंग, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ओवर यूज से क्लाइमेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। पोल्यूशन है, पोल्यूशन इंक्रीज, है ना। आगे देखो, इससे आगे है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है भाई कि वर्तमान में भी हम संसाधनों का उपयोग कर सकें, ठीक है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। और साथ में जब हम प्रेजेंट में संसाधनों का उपयोग जब कर रहे हैं तो प्रकृति को, हमारे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, सावधानीपूर्वक हमें उनका क्या करना है, उपयोग करना है, ठीक है, उसको डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट विदाउट damaging the environment, that and conserve for future। ये देखो, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, ठीक है, संसाधनों का विकास करना और उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखना। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। प्लानिंग तो इसके हिसाब से देखिए आप, जैसे इसका जो मुख्य बिंदु है वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में संसाधनों का नियोजन, ठीक है, या फिर संसाधनों का
प्लानिंग क्या होती है भाई? कोई चीज़ का प्लान बनाते हैं हम, जैसे कोई भी, जैसे कोई एग्ज़ाम की है हमारा, तो 10th का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी? उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ना, कौन कौन सी बुक से कितने नंबर आएंगे, ये सब पूरा ब्लू प्रिंट जो होता है उसका, वही है प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई एंड सर्वेज। दूसरा है मेक ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। मैच रिसोर्सेज विद टेक्नोलॉजी with technology, economy and देखिए, सबसे पहले तो मैपिंग की जाएगी कि किस जगह पर क्या है संसाधन, आइडेंटिफाई किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि किस जगह पर कितना भंडार है, किस संसाधन का कितना भंडार है, ये सब चीज़ें पता की जाएंगी। उसके बाद में प्लानिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाएगा, ठीक है। उसको किस प्रकार से उसको माइनिंग करना है, किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन करना है, फिर हम मैच रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर रिसोर्सेज जो मिनरल्स है उन्हें निकाला जाएगा, फिर उनके टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और किस हिसाब से नीड्स है, आपकी आवश्यकता के अनुसार उसको और रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगला है रिसोर्स प्लानिंग हो गया। इससे आगे है लैंड रिसोर्स, ठीक है। लैंड रिसोर्स भूमि संसाधन, भूमि संसाधन। देखिए लैंड जो है वो भारत के अंदर किन चीज़ों में यूज़ की जाती है? ज़्यादातर तो कृषि में की जाती है, एग्रीकल्चर भी, ठीक है। फॉरेस्ट जो वन है 22% जो लैंड है उस पर क्या है? फॉरेस्ट है। और पास्चर्स है और नॉन एग्रीकल्चरल जैसे हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, हाँ, ये सब उसके ऊपर है। तो इसमें लिख लो इंडियाज लैंड इज यूज फॉर, भारत में भूमि किन चीजों के लिए उपयोग की जाती है? तो सबसे पहले मैंने बताया खेती, इससे आगे है लैंड पैटर्न इन इंडिया।
ठीक है। लैंड पैटर्न इन इंडिया मैंने अभी बताया था, लैंड पैटर्न इन इंडिया। ज़्यादा इसमें क्या किया जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, ठीक है, नेट सोन एरिया जिसके ऊपर बिजाई की जाती है, नेट सोन एरिया, ये इंडिया में है 45%, ठीक है। फॉरेस्ट कितना है, 22%। और पास्चर कितना है इसमें, 4% है। परमानेंट पास्चर है, बंजर भूमि। फैलो लैंड भी इसी में बंजर भूमि है, 8% है। वेस्ट लैंड 8% है। अदर अनकल्टिवेटेड 7% है, ठीक है। इससे आगे है लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण। लैंड डिग्रेडेशन, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके रीजंस पढ़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन होता किस वजह से, ठीक है। तो इसके रीजंस में क्या है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, डिफोरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग अतिचारण, माइनिंग खनन, वनों की कटाई, वनोन्मूलन, ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई। और इसके प्रभाव क्या हैं, इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो है लॉस ऑफ फर्टिलिटी, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाती है, खत्म। लॉस ऑफ फर्टिलिटी और डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण, ठीक है। ठीक है, फिर कल दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं।